राधे कृष्ण। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं सभी अभ्यर्थियों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ कि वो इस परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं और उनको ये अवसर मिला है, तो उस अनुरूप वो तैयारी करें और सफल हों। और मैं अपने जर्नी की शुरुआत के संबंध में बताना चाहूँगा कि लिखित परीक्षा जो ली गई थी, वो उसके 120 क्वेश्चन मैंने सर की मदद से ही मैंने सर की मदद से ही तैयारी की और इनसे राजश्री सर जुड़े रहने पर हाँ, एक राजश्री जी आप माइक हेलो, क्या मैं जी, आपकी हाँ, आवाज़ आ रही है। हेलो। जी, आपकी जी आवाज़ आ सर। रही तो सर मुझे जो आपका आपके ग्रुप के माध्यम से जो मुझे सीखने समझने को मिला, मैं उसके लिए बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि वो जो हमारी तैयारी अपनी ओर से रही, उसमें जो थोड़ी बहुत कमियाँ रह रही थी, वो मुझे सर आपके मार्गदर्शन से मिला। और मैं तैयारी करने के पश्चात जो है जब हम तैयारी करते हैं तो जब हमारी तैयारी अच्छी होने लगती है तो हमें खुद भी आभास होने लगता है और फिर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर आ जाता है कि हम कैसे इसको क्रैक कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। तो उस अनुसार रणनीति बनाकर लिखित परीक्षा के लिए जो मुझे अ, सहयोग मिला या जिन सोर्स को मैंने पढ़ा, मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूँ। अ, हमारे सुशील सर और एक जीएम पश्चिम रेलवे के द्वारा एक राजभाषा बुक थी, मैंने उनका भी जो है अनुसरण किया और लिखित परीक्षा क्रैक होने के बाद इंटरव्यू के लिए भी मैं सर से जुड़ा रहा और ग्रुप में जो हम 4-5 लोग थे, तो इनमें जो है सर तो असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट के लिए भी सफल हो गए। तो उस एक उन हाँ, रिसर्च ऑफिसर का प्रश्न पत्र और असिस्टेंट डायरेक्टर का जो प्रश्न पत्र था, दोनों एक साथ एक सारे क्वेश्चन सेम थे। तो वहाँ पर जो कि है एक ऐसी मन में एक शंका सी आ गई कि जब असिस्टेंट डायरेक्टर में जो लोग चयनित हुए हैं तो फिर उनका जो रैंक होगा और हम लोग रिसर्च ऑफिसर के लिए कर रहे हैं तो हमारा जो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि वहाँ भी सक्सेस हो चुके हैं और वो इधर भी मतलब सक्सेसफुल है, तो यानी वो दोनों इंटरव्यू में बैठने वाले हैं। तो ऐसी बहुत सी चीजें अपने मन में चल रही थी उस समय और इसी के साथ-साथ अपनी इंटरव्यू के लिए रोज़ हम लोग इसी प्रकार से सेशन से सर से जुड़ करके तैयारी को आगे बढ़ाते जा रहे थे। जिसमें कि इंटरव्यू जब हम लोग आपस में इंटरव्यू सेशन करते थे तो उसमें जो कुछ भी कमियाँ होती थी वो सामने आती थी कि आप बोलने में घबरा रहे हैं, आप में इस तरह की थोड़ा इसको इस तरह से करें तो शायद ज़्यादा अच्छा हो। ऐसे बहुत सारे गाइडेंस जो है मिलते चले गए मुझे और अब मैं ये बताना चाहूँगा कि जब इंटरव्यू मेरा हुआ था तो उस समय जो है सबसे पहले जो है दरवाज़ा ओपन करने के बाद पूछना पूछना और उसके बाद मेरा अंदर जाकर बैठना और उसके बाद फिर वो प्रश्नों का सिलसिला शुरू हो गया, जिसमें कि पहले इंट्रोडक्शन के लिए कहा गया कि आप अपना परिचय दें। तो अपना परिचय देते हुए मैंने बताया कि अ मेरा नाम ये है और मैं फिर अपनी पढ़ाई के संबंध में कि ग्रेजुएशन कैसे किया, फिर मास्टर्स कैसे किया और डिप्लोमा किया, फिर उसके बाद क्या-क्या मेरा अनुभव रहा है, मैंने किन-किन कार्यालयों में पहले कार्य कर लिया है, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ अ
स्टेप बाय स्टेप जो होना चाहिए, 2015 से मैं केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में सेवारत हूँ, और जहाँ-जहाँ मैंने जिन-जिन परीक्षाओं को दे करके यहाँ तक पहुँचा, मैंने वो सारी एक ब्रीफ, एक संक्षेप में मैंने उनको ये सारी चीज़ें बता दी। उसके बाद मुझसे पूछा गया कि जेटीओ के रूप में आपका क्या एक्सपीरियंस है? आपने जो जेटीओ पोस्ट पे जॉइन किया है, तो उसके पश्चात आपको अ आपने क्या-क्या सीखा है, उसके बारे में बताइए। तो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि वहाँ पर मैंने, चूँकि मैंने दिसंबर को ही 2022 में जॉइन किया था, तो इतना ज़्यादा तो आइडिया था नहीं मुझे। लेकिन जो भी मैं थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा था, या कार्यालयीन कार्य के दौरान मुझे सीखने-समझने का मौका मिला था कि स्टेशन पर जो है, वो किस तरह से राजभाषा का निरीक्षण करना है, और इसके क्या-क्या नियम हैं, और वो सारी चीज़ें, राजभाषा नियम, अधिनियम, और ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड जो भी अपने कार्यालय में हम क्रियान्वयन के लिए कदम उठाते हैं, और उसका उस नियमों का उन नियमों का हम हवाला देते हुए एक कार्यवृत्ति वगैरह बनाते हैं, या फिर कोई भी फाइल को हम ओपन करके देखते हैं, तो उसमें जो-जो चीज़ें मुझे मिलती हैं, तो लगभग वो सारी चीज़ें मैंने उनके सामने प्रस्तुत की कि मुझे निरीक्षण का मौका मिला, मुझे कार्यशाला आयोजित करने का मौका मिला, मुझे जो आज तकनीकी रूप से राजभाषा हिंदी को हिंदी के उत्थान के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, उसके संबंध में भी मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी में किस स्तर पे जाकर के हम लोग, चाहे वह कुंजियन हो, ऐप के माध्यम से हो, कंठस्थ हो, ई-महाशब्दकोश हो, और अ, अनुवाद के लिए तरह-तरह के जो ऐप का हम प्रयोग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने उनके सामने बताई कि मेरे अनुभव में ये सारी चीज़ें आई, और मैंने इस तरह से अपने जेटीओ पद पे रहते हुए वहाँ पर मैंने, चूँकि हमारा कार्यालय जो है गढ़ क्षेत्र में है, तो उनका कहना हुआ कि गढ़ क्षेत्र में आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? तो वहाँ पर बिल्कुल, चूँकि मैं तो साल भर भी मुझे नहीं हुए हैं, तो ये कहना बहुत कठिन था मेरी ओर से कि मैं कैसे इम्प्लीमेंट कराऊँगा, क्या कराऊँगा? फिर भी 2-4 महीने में जो कुछ भी मैंने देखा था, जो कुछ भी मैंने रियलाइज़ किया था, मैंने उन चीज़ों को ऐज़ इट इज़ उनके सामने रख दिया। और विशेष कुछ और डीप इसलिए नहीं पूछा गया, क्योंकि शायद मेरा अनुभव अभी बहुत कम है। फिर उन्होंने प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए ये जो 14 प्रो थे, प्रेम, प्रोत्साहन, प्रेरणा, तो एक्चुअली मैंने इस चीज़ को पढ़ा नहीं था, तो वहाँ पर मैं अच्छी तरह से इसको बता नहीं पाया। तो मैं सर से अनुरोध करूँगा कि इस विषय पर थोड़ा सर। जी, बिल्कुल। जी 14 सर। प्र जो है, ये जब राजभाषा विभाग के सचिव डॉक्टर सुमित जैरथ थे, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी हैं, तो उन्होंने एक 12 प्र दिया था कि राजभाषा के विकास के लिए 12 प्र होने चाहिए। ठीक है, 12 प्र को यदि हम लोग प्रयोग में लाएं, तो हम लोग राजभाषा का विकास बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इस 12 प्र की पीडीएफ मैं आप सबों के साथ साझा कर दूंगा। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, न कि सिर्फ इस दृष्टिकोण से कि जब 12 प्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाए, बल्कि इसलिए भी कि यदि सामान्य तौर से भी आपको पूछा जाता है कि हिंदी का विकास किस प्रकार से हो, उसके लिए क्या क्या चरण आवश्यक हैं, या क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, या क्या क्या बिंदु ऐसे हैं जिनको हमें ध्यान में रखना आवश्यक हो, तो उसमें 12 प्र का आप उल्लेख वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, 12 प्र में पहला प्रेरणा, प्रोत्साहन और पुरस्कार, आप सब जानते हैं, हम लोग बार बार इसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रेरणा, कि भाई एक तरीके से हमें जो है, इसमें जो लिखा हुआ है, जो एग्जैक्ट मैं आपको वर्डिंग पढ़ के बता रहा हूँ, जो राजभाषा विभाग के द्वारा जारी किया हुआ, सचिव राजभाषा के द्वारा हस्ताक्षरित किया हुआ जो पत्र है, उसमें प्रेरणा का सीधा तात्पर्य पेट की अग्नि को प्रज्वलित करने जैसा होता है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग एक सेशन के शुरुआत में एक हम लोग गाना सुन रहे थे, जय हो। ये एक ऐसा गाना है, इस गाने को और इस गाने के म्यूजिक और इसके कंपोनेंट्स के लिए
इसे ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। जब भी हम यह गाना सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे अंदर एक अलग तरह की चेतना या प्रेरणा का संचार होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया है, सबसे पहले किसी भी चुनौती को खुद पर लागू कर दी जा सकती है, प्रेरणा कहीं से भी प्राप्त हो सकती है, लेकिन यदि संस्थान का शीर्ष अधिकारी किसी कार्य को करता है तो निश्चित रूप से अधीनस्थ कर्मचारी उससे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे प्रेरणा का मतलब दिया गया कि जो भी वरिष्ठ या वरीय पदाधिकारी हैं वे हिंदी में काम करें। प्रोत्साहन की बात की गई कि मानव स्वभाव की यह विशेषता है कि उसे समय समय पर प्रोत्साहन की आवश्यकता पड़ती है। इसके बारे में कहा गया कि समय समय पर अधिकारियों कर्मचारियों को प्रोत्साहित करते रहने से उनका मनोबल ऊंचा रहता है। उसके बाद प्रेम, तीसरा प्रेम के रूप में आया है और उसमें लिखा गया, वैसे तो प्रेम जीवन का मूल आधार है, किंतु कार्य क्षेत्र में अपने शीर्ष अधिकारियों द्वारा प्रेम प्राप्त करना कार्य क्षेत्र में नई ऊर्जा भर देता है। यदि आपके जो भी सीनियर्स है, वरिष्ठ हैं, यदि वे आपसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है और आप अपना सर्वोत्कृष्ट देने का प्रयास करते हैं। आप जिस भी संस्था के लिए काम कर रहे हैं, तो राजभाषा नीति सदा से ही प्रेम की नीति रही है और प्रेम से ही हमें इस नीति का अनुपालन करवाना है। पुरस्कार, चौथा प्र आता है प्राइज, यानी कि पुरस्कार। तो पुरस्कारों के बारे में आप सब जानते हैं कि समय समय पर राजभाषा विभाग के द्वारा बहुत सारे पुरस्कारों की घोषणा की जाती है, जिसमें कि राजभाषा पखवाड़ा, हिंदी पखवाड़ा के दौरान दिए जाने वाले पुरस्कारों से लेकर के और वार्षिक जो राजभाषा में कार्य करने के लिए नोटिंग, ड्राफ्टिंग इत्यादि के लिए जो 5,000 रुपए की राशि होती है, 20,000 शब्दों के लिए वह, और इसके अतिरिक्त अन्य तमाम तरह के पुरस्कार हैं जो पैसे की राशि के रूप में दिए जाते हैं, वार्षिक वृद्धि के रूप में, वार्षिक वेतन वृद्धि के रूप में दिए जाते हैं। इसकी बात की गई। फिर प्रशिक्षण आता है, पांचवा प्रशिक्षण के बारे में हम लोग आगे बहुत विस्तृत चर्चा भी करेंगे कि किस प्रकार से राजभाषा विभाग जो है वह प्रशिक्षण के लिए लगातार निरंतर प्रयासरत है। और वार्षिक कार्यक्रम में आप सबों ने पढ़ा भी है पहले भी कि वार्षिक कार्यक्रम में 100% कर्मचारियों को हिंदी में प्रशिक्षित करने की बात की गई है। उसके बाद प्रचार, अगला 7वां पाता है प्रचार, यानी कि हमें हिंदी को प्रचार प्रसार, जो अनुच्छेद 351 में भी इस शब्द का उल्लेख किया गया है, तो हमें हिंदी को प्रसारित करना है, इसका प्रचार करना है और यह बात जन जन तक पहुंचानी है कि हिंदी हमारी राजभाषा है, हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी को हमें इस तरीके से अडॉप्ट करना है कि यह भारत की समस्त भाषाओं को अक्षुण्ण रखते हुए उनके बीच में एक तरीके से संपर्क भाषा के रूप में स्थापित हो सके। प्रचार के बाद प्रसार आता है, उसी तरीके से इसका प्रचार हो, इसके बारे में लोग जाने और प्रचार होने से इसका प्रसार हो। फिर प्रबंधन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट की बात आती है। इसमें 1976 राजभाषा नियम 1976 के 12 नियमों की बात की गई है। अधिनियम 1963 के नियमों की बात की गई है कि ये नियम केवल बना देने से नहीं होंगे, इन्हें उचित तरीके से इनका अनुपालन कराना, यह भी एक कुशल प्रबंधन को दर्शाता है। तो इसके बारे में कहा गया है कि प्रत्येक विभाग जो है अधिनियम और जो भी प्रावधान है उनको लागू करने के लिए उचित और प्रभावी जांच बिंदु बनाए, और इसी कारण से आज प्रत्येक कार्यालय में एक जांच बिंदु तैयार किया जाता है राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन के लिए। प्रमोशन, पदोन्नति की बात की गई है और इस प्रमोशन की बात करने के बाद में अगर देखा जाए हिंदी कैडर में जो प्रमोशन का पहले जो दर थी वो काफी धीमी थी, उससे धीरे धीरे बढ़ाया गया है। रिक्रूटमेंट रूल्स इत्यादि भी चेंज किए गए हैं, प्रमोशन रूल्स इत्यादि भी चेंज किए गए हैं। पहले कनिष्ठ अनुवादक पदनाम को बदल करके अनुवाद अधिकारी किया गया है ताकि इस क्षेत्र में या इस विभाग में काम करने वाले जो भी अधिकारी कर्मचारी इत्यादि हैं उनका मनोबल ऊंचा रहे। उसके बाद प्रतिबद्धता यानी कि कमिटमेंट, 11वें प्र के रूप में कमिटमेंट की बात की गई है। और फिर आखिर में जो है प्रयास यानी कि एफर्ट की बात की गई। तो ये 12 प्र है। इस 12 प्र की मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। और इतना ही नहीं, इस लास्ट में जो प्रयास है उस प्रयास में सोहनलाल द्विवेदी जी की लिखी हुई कविता लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इस कविता को भी इस पत्र में इसका उल्लेख, पूरी कविता का उल्लेख किया गया है। आखिरी बंद इस कविता का जो कि हमेशा बहुत ही प्रेरणादायक रहता है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए मैं कहता हूँ नींद चैन को त्यागिए और रात को स्टडी चैलेंज 2 घंटे करने हैं, रात को 10 बजे से लेकर के 12 बजे या 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा 12 प्र है। ये पूरा एक 5, 6, 9, 10, 11 पन्ने का 11 पृष्ठों की ये पूरी एक पूरा एक दस्तावेज है। मैं इसे आपको शेयर कर दूंगा, इसे आप पढ़ लेंगे। इसे पढ़ लेने से न कि आप 12 प्र से वाकिफ हो जाएंगे बल्कि
राजभाषा हिंदी का किस प्रकार से हमें इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, इसको बढ़ावा देना चाहिए, इसके लिए ये आपको एक सटीक रास्ता समझ में आएगा। सर वरदान मानूंगा नहीं जी। बाई दल सिंह सुमन, बिल्कुल सही कहा आपने। कभी आपसे सुनेंगे हम लोग यह कविता हिंदी कविताओं में, और हिंदी ही नहीं सभी भाषा की कविताओं में बहुत सारी प्रेरणा छुपी रहती है। चलिए, तो आगे मैं कृष्णा जी से बोलूंगा कि वे आगे सेशन को फिर जारी रखें 12 के बाद में। जी सर। अगला प्रश्न जो पूछा गया था वो, चूंकि मैंने फॉर्म को भरते समय उसमें एक कॉलम आता है हॉबी एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करके, तो वहां पर जो है हमने जो भरा होता है एक्चुअल में वो उनके सामने होता है और उसके अनुसार वो आपसे कुछ पूछ सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने जो अपना हॉबीज में डाला था उसमें, तो वो कहीं न कहीं भारत की जो सांस्कृतिक विरासत, विविधता में एकता और कुछ इस तरह की बातें मैंने उसमें लिखी थी, जिस वजह से कि जो है मुझसे ये पूछा गया कि आप भारत की संस्कृति और विविधता के बारे में क्या जानते हैं, वो बताइए। तो वहाँ पर मुझे वो बताना था कि हमारा जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधताओं में एकता वाली जो बात है वो कैसे क्या है, उसके बारे में पूरा बताना था। तो वहां पर मैंने बताया कि भारतीय जो संस्कृति है वो जैसे चीन, रोम, मिस्र आदि की संस्कृति के समान ही प्राचीन है, और ये विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, और इसकी जो भौगोलिक विशेषता है यह बहुत ही विविध है। जैसे कि एक ओर अगर उत्तर में हिमालय को देखते हैं तो वहीं 3 ओर यह समुद्र से घिरा है, और इसके अनुसार जो भौगोलिक हमारा परिवेश है उसी के अनुसार हमारा रहन-सहन, खान-पान और सारी चीजें लगभग उसी के अनुसार होती है। जैसे कि दक्षिण में हम चले जाते हैं तो वहां पर का जो रहन-सहन, वेशभूषा, खान-पान है वो अलग है, उत्तर का अलग है, पंजाब का अलग मिलेगा थोड़ा, और अपने कश्मीर का अलग मिलेगा। तो जहाँ जिस तरह का प्रकृति के द्वारा दिया गया वहाँ पर जो विशेषता है उस अनुरूप हमें कपड़े पहनने हैं या उस अनुरूप हमें खाना खाना होता है, तो हम उस पर ढले हुए होते हैं। तो चाहे ये उदाहरण तो पूरे विश्व पर होता है, बट अब भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो यहाँ पर क्या है कि लगभग सारे अ, हर तरह की जो है परंपरा देखने को मिल जाती है। जैसे कि यहाँ हम कहते हैं करीब 1400 बोलियां और 22 भाषाएं, विविध धर्म है, वास्तुकला, साहित्य हो, संगीत हो, चाहे नृत्य ही क्यों ना हो, तो अ, हर नृत्य में भी विविधताएं हैं। भाषा में तो है ही, कोस कोस पे पानी, कोस कोस पे वाणी, वो वाली जो बात है वो बिल्कुल सार्थक बैठती है भारत के परिप्रेक्ष्य में। और ये जो कि है एक ऐसा पूरे विश्व में कोई देश है ही नहीं। तो मैंने अपनी टूटी-फूटी भाषा में, चूँकि मुझे तो आइडिया था नहीं कि वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो मैंने अपनी टूटी-फूटी भाषा में उनको इस तरह से बता दिया। तो मैं सभी अभ्यर्थी को ये बताना चाहूँगा कि जो आपने लिखा हुआ है उसमें एट द टाइम ऑफ फिलिंग योर फॉर्म, तो उसको एक बार ध्यान से देख लें कि आपने क्या लिखा है अपनी हॉबीज़ में, और उस हॉबीज़ को लेकर के भी आप थोड़ा प्रिपेयर हो लें कि जैसे हमने उसमें लिखा ट्रैवलिंग इज़ माय, या पेंटिंग है, या रनिंग है, जॉगिंग है, या योगा है, या कुछ भी है। तो जो आपने लिखा है ना, उससे संबंधित उसके जो थोड़े किस-किस प्रकार के योग हैं, उसका क्या-क्या मतलब थोड़ा बहुत जो है प्लस माइनस देख लें, उसका प्रोस एंड कॉन्स देख लें। और ट्रैवलिंग है तो ट्रैवलिंग, जिम्नाजियम है तो उसका भी मतलब जो भी आप उसमें दे रखे हैं, एक बार सरसरी निगाह से उसको ज़रूर देखें कि हमने लिखा क्या है और उससे संबंधित क्या-क्या जानकारी मेरे पास है। वहाँ पर अगर पूछा जाए तो मैं क्या-क्या उनको बता पाऊँगा, इसकी तैयारी थोड़ी अच्छी से कर लें। और चूँकि मैंने विविधता के बारे में लिखा था,
तो यहाँ पर मुझे विविधता से संबंधित प्रश्न, अच्छा उसके बाद ट्रांसलेशन के बारे में पूछा गया, तो कैपिटल पनिशमेंट मृत्यु दंड, एडहॉक, तो एडहॉक मेरे दिमाग में तुरंत आ नहीं रहा था क्या था, तो एडहॉक तदर्थ, तो फिर उसके बाद धारा 3(3) के जो दस्तावेज हैं उसके बारे में बताइए कि कौन कौन से दस्तावेज हैं और वो उनको क्यों मतलब कि क्या मान्यता दी गई है, उसका क्या, तो वो बताने में अब तो 14 के 14 दस्तावेज तो दिमाग में याद रहे नहीं, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम में थोड़ा सा एक प्रेशर सा भी रहता है। तो वहां पर मोटे तौर पे हमने जो है उनको ये कार्यालय आदेश, ज्ञापन, परिपत्र, हाँ, टेंडर, करार, ये मैंने मोटे तौर पे बता दिया। तो उसमें 2-4 के अंग्रेजी के हिंदी भी पूछ लिए उन्होंने, लगे हाथों कि हाँ बताइए अनुज्ञा पत्र, निविदा प्रारूप क्या है। तो वहां पे बस ये है कि थोड़ा सा जो पिछला अपना स्टडी है वही काम आएगा वहां पे, खास करके राजभाषा नियम अधिनियम और ये धारा 3(3) ऐसी जितनी भी जो है सो उसको कंठस्थ करके ही जाने में और कोई ऑप्शन नहीं है वहां पे। 344, 49 और 50 के बारे में पूछा गया अनुच्छेद। तो 344 और 49 और 50, तो 44 तो 44-49 तक तो ठीक था, बट 50 मेरे ध्यान में आया नहीं कि क्या था, वो मेरे दिमाग से निकल गया उस समय, तो जो छूट गया। तो फिर बाद में सर ने खुद ही बता दिया कि ये जो है 50 के बारे में आप थोड़े कंफ्यूज लग रहे हैं, उन्होंने भाप लिया इस बात को। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार इन तीनों अनुच्छेद पर प्रकाश डाल दें ताकि औरों को थोड़ा क्लियर हो जाए। कृष्णा जी, अभी हम लोगों ने परसों ही 344, 349, 350 का पूरी बढ़िया तरीके से डिसेक्शन किया है, तो मुझे नहीं लगता है कि शायद मुझे बताने की आवश्यकता है। यहाँ बहुत सारे बहुत अच्छा ऐसे जी सर। महारथी हैं जो बता देंगे। चलिए, कोई भी एक महारथी अपना हैंड रेज करे, मैं उन्हें अनम्यूट करता बिल्कुल हूँ, यही बता तो दें। है इंटरव्यू। जी हाँ, कोई भी एक जो भी हैंड रेज करेंगे पहले, मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा। अभी तक नहीं आया किसी का। 344, 349, 350। चलिए, तो मैं राजेश जी को कर देता हूं अनम्यूट, ये बताएंगे। चलिए, बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, ठीक है, अच्छी बात है। मैं राजेश जी को अनम्यूट कर देता हूँ, पहले उन्होंने किया तो नहीं मौका मिलेगा। राजेश जी, ये राजेश जी बताइए। जी सर। सर 350 में अध्याय 4 के अंतर्गत विशेष निर्देश है, जिसमें व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। तो प्रत्येक व्यक्ति किसी भी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थित संघ में या राज्य में प्रयोग की जाने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार है। उसके लिए कोई भी अधिकारी मना नहीं कर सकता है। उसके बाद इसी में 350 क में प्राथमिक स्तर पर जो मातृभाषा में शिक्षा, यानी जो भी वहां पर अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक बच्चों की बात यहाँ पर हुई है। तो प्राथमिक स्तर पर उनको उनके ही अस्थाई जो भाषा में उनको शिक्षा देने की बात की गई है, यानी उनकी मातृभाषा में। उसके लिए पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करना, यह
इसके लिए राष्ट्रपति ने एक विशेष अधिकारी को नियुक्त किया है, जो उनको अपना रिपोर्ट सौंपेंगे और राष्ट्रपति महोदय उसको संसद के समक्ष रखेंगे और इसके बाद संबंधित राज्य को उसके संबंध में व्यवस्था करने का निर्देश दिया जाएगा। इसके बाद 350 ख में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, इसमें भी जो भाषाई अल्पसंख्यक यानी किसी विशेष क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा अगर बोले जाने वाली कोई भाषा है, उसके लिए अधिकारी को नियुक्त किया है राष्ट्रपति महोदय ने, और संबंधित जो अधिकारी हैं वो राष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट देंगे और राष्ट्रपति महोदय उसको संसद में प्रस्तुत करेंगे और संबंधित जो भी संसद उस पर निर्णय लेगा, उसके बाद फिर उस संबंधित राज्य को उस विशेष वर्ग के लिए व्यवस्था की जाएगी कि उनकी जो भाषा है उसमें उनको आगे बढ़ाया जाए। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे पश्चिम बंगाल में नेपाली भाषा को मान्यता दी गई, लेकिन सर यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया लास्ट में। देखिए, ये जो नेपाली भाषा को मान्यता दी गई है ना, इसके लिए आपको 347 याद रखना है, ठीक है। ये 347 से संबंधित है, जहां पर किसी विशेष जनसंख्या के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य की के किन्हीं या सभी परियोजनाओं के लिए राजभाषा के रूप में प्रयोग करने की बात की गई है। यह 347 है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 345 राज्यों की राजभाषाओं के बारे में, 346 राज्य से राज्य और राज्य से संघ के बीच पत्र व्यवहार की भाषा के बारे में, 347 किसी भी राज्य की विशेष जनसंख्या के द्वारा बोले जाने वाली भाषा के बारे में, 348 उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय एवं संसद एवं विधान मंडलों के में होने वाली कार्यवाहियों की भाषा के बारे में, 349 जो है वह 348 के खंड 1 में यानी कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, विशेषकर उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में यदि किसी तरह की विधि बनाई जानी है तो वह किस प्रकार से बनेगी उसके बारे में पूरी व्यवस्था 349 में दी गई है। 350 में 4 खंड है। 350 कहता है व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन, आप जो भाषा उस समय उस राज्य की राजभाषा है या संघ की राजभाषा है उसमें से किसी भी भाषा में आप अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं, आपके ऊपर भाषाई किसी तरह की बाध्यता नहीं है कि आप इसी भाषा में अपना अभ्यावेदन दें। 350 क में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों की मातृभाषा में शिक्षा के प्रावधान के लिए प्रचुर व्यवस्था करने के निर्देश राज्य सरकार को दिए गए हैं। 350 ख में इसके लिए एक विशेष प्राधिकारी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, इसकी व्यवस्था की गई है। और 350 ग में उस प्राधिकारी के कर्तव्य निर्दिष्ट किए गए हैं कि वह क्या करेगा। 351 में राजभाषा को लेकर के विशेष इस तरह के निर्देश दिए गए हैं कि संघ जो है किस प्रकार भविष्य में हिंदी और राजभाषा का प्रचार प्रसार करे, उसका विकास करे, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पहले बात करी है। तो ये 345 से लेकर के 351 तक मैंने आपको बता दिया। 344 में 344 क में एक आयोग बनाने की बात की गई है, ख में आयोग के कर्तव्यों की बात की गई है, ग में समिति बनाने की बात की गई है, घ में समिति में कौन कौन होगा इसकी बात की गई है, समिति के कर्तव्य क्या होंगे इसकी बात उसके बाद की गई है, और आखिर में वह समिति अपना जो प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी वह किस प्रकार से लागू किया जाएगा इसके बारे में चर्चा 344 में की गई है। तो ये इस तरीके से आपने ध्यान रखना है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, कितनी बार इसकी चर्चा कर ली है। तो ये 344 से लेकर के और 351 हो गया। तो जो बातें मैं हम लोग कर रहे थे परसों की चर्चा में कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो अभी कृष्णानंद जी ने आपको बता दिया। मैं आपको सच बताऊं तो साक्षात्कार के बाद इनसे मेरी कभी चर्चा नहीं हुई इन प्रश्नों को लेकर। अब जब आज ये बता रहे हैं तो मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है, इस तरह के प्रश्न इनसे पूछे गए हैं जिसकी हम ऑलरेडी जितने प्रश्न इन्होंने बताए अभी तक, आप देखिए उन सारे प्रश्नों की हमने शुरू से लगभग तैयारी करी है ना।
हमने अपने परिचय के ऊपर काम किया, हमने अपने एक्सपीरियंस के ऊपर काम किया, हम अनुवाद के ऊपर काम करेंगे, है ना, हॉबीज के ऊपर हमने काम किया। चलिए 12 पूरा तो एक नया विषय है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है कृष्णा जी, आगे बढ़े प्लीज। जी सर, अब इसके बाद नियम 11 और 5 और 12 ये 3 चीजें पूछी गई थी, जिसमें राजभाषा नियम 5 क्या है, तो इसमें हिंदी में प्राप्त जो संचार के उत्तर हैं वो सारे हिंदी में ही दिए जाने का प्रावधान किया गया है। और राजभाषा नियम 12 जो है वो प्रशासनिक प्रधान का यह दायित्व तो है कि वह अनुपालन सुनिश्चित करे कि जो भी राजभाषा संबंधी नियम है उसका हम पूरा ठीक तरह से अनुपालन कर रहे हैं। तो राजभाषा नियम 12 के संबंध में था। और एक पूछा गया था 11 में राजभाषा नियम 1976 के नियम 11 के अनुसार क्या क्या प्रावधान है। तो ये थोड़ा सा जो कि है वहां पर सारी चीजें तुरंत माइंड में क्लिक भी करनी चाहिए, तो बार बार इन चीजों को रिवीजन करने की आवश्यकता होती है। मेरा कम था शायद, इसलिए मैं वहां पर सिर्फ ये बता पाया कि नेम प्लेट, साइन बोर्ड, लेटर हेड या रेलवे के जो भी डायमंड बोर्ड वगैरह होते हैं, तो वहां पर जो है राजभाषा नियम के अनुसार जो है वो द्विभाषी होने चाहिए। और अगर मान लीजिए कि कहीं पर कोई तीसरी अन्य भाषा है तो त्रिभाषी का भी इसमें प्रावधान किया गया है सर। तो इन चीजों को लेकर के वहां पर थोड़ा सा मैं पूरी तरह से मैं उनको क्लियर नहीं कर पाया। तो ये एक 3 चीजें राजभाषा नियम 5, 12 और 11 ये सर मुझसे वहां पूछे गए थे। और इसके बाद हाँ, एक जब दो भी वाक्य भी जैसे कि यहाँ आपको। जी सर। जी यहाँ सर पे मैं बताएं। एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा जस्ट विद द कॉन्टेक्स्ट। 5 ठीक है, 11 आपने ठीक बताया, थोड़ा सा और इलिबोरेट करके हम कर लेंगे। 12 भी हम आगे जी करने सर। वाले, राजभाषी नियम हम करने ही वाले हैं। लेकिन एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी ध्यान रखिएगा कि जब भी नियम 12 की बात आती है ना, तो अधिकांशतः अक्सर हम लोग नियम 12 को केवल यह बोल के निकल जाते हैं कि किसी भी कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह राजभाषा संबंधित नियमों के अनुपालन को पूर्ण रूप से सुनिश्चित करे। इतना बोल करके हम लोग 12 से निकल जाते हैं। 12 में ना इससे भी एक महत्वपूर्ण क्लॉज है, वो ये कि राजभाषा नियम 12 में सरकार को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वे राजभाषा से संबंधित समय समय पर और भी नियम बना सके, या राजभाषा से संबंधित और जो भी मेरेंडम्स वगैरह निकलते हैं, जो भी नए जो भी आदेश इत्यादि जो निकलते हैं, तो इन आदेश को पारित करने की जो शक्ति है वो सरकार को राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 ख के द्वारा प्रदान की गई है। इसको आप ध्यान रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट सर, कुछ अनुवाद पूछे गए थे, जैसे कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है को अंग्रेजी में क्या कहेंगे। तो जैसे वन लाइनर जो है वैसे अनुवाद, तो उन्होंने अंग्रेजी पूछ दिया, नेसेसिटी द मदर ऑफ इन्वेंशन को क्या बोलेंगे हिंदी में, तो मैंने बता दिया। और फिर आप जो जिन तकनीकी का प्रयोग अपने ड्यूटी आवर के दौरान करते हैं उन तकनीकी के बारे में बताइए कि आप क्या जानते हैं। तो बस वही सीडेक पुणे के द्वारा और गृह मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय के द्वारा की सहमति से जो एक रेल राजभाषा ऐप बनाया गया है, उस रेल राजभाषा ऐप में क्या क्या खासियत है उसके बारे में जो कि है वहां पर मुझे बताना था। तो वहां पे मैंने उनको बताया कि रेल राजभाषा ऐप एक इस तरह का ऐप है जो कि तकनीकी रूप से काफी अद्यतन है, अपडेटेड है। और इसमें जो है राजभाषा संबंधी संवैधानिक उपबंध, अष्टम सूची, राजभाषा आयोग 1955, संसदीय राजभाषा समिति और राजभाषा नियम अधिनियम, संकल्प, हाँ, और हिंदी के जो क्षेत्र है क ख ग, और पूरे भारत में उसका किस प्रकार से जो है डिवाइड किया गया है वो बताया। और इसके बाद द्विभाषी पदनाम जो हम दैनिक कार्यालयों में जो यूज करते हैं, या जैसे नेम प्लेट हम देखते हैं कहीं भी ऑफिस में अंदर जाने पर या बाहर उनके बोर्ड का, तो वो द्विभाषी है होने चाहिए। तो द्विभाषी नाम, पदनाम,
उनके फाइलों पर प्रयोग होने वाली जो छोटी-छोटी लाइन्स होती हैं, जैसे एक्शन इज़ रिक्वायर्ड, कार्रवाई अपेक्षित है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल में बी ऑब्टेन्ड, तो इसको प्रशासनिक अनुमोदन जो है प्राप्त किया जाए। जैसे जो भी रिमार्क दिया जाता है अधिकारियों के द्वारा, प्लीज़ डिस्कस, कृपया चर्चा करें। तो ऐसी छोटी-छोटी वन लाइनर जो है, उनकी भी विस्तार से इसमें जो है बाइलिंगुअल द्विभाषी रूप में दिया गया है, जिससे कि अगर किसी कर्मचारी को कहीं पर लिखने में किसी प्रकार की असुविधा होती है, तो वो उसका इंग्लिश सर्च करेंगे और डायरेक्ट हिंदी आ जाएगा। तो ये मिले-जुले 20-25 शब्द हैं, 20-25 वाक्य हैं जो लगभग घूम-घूम करके वही रिमार्क जो है आता रहता है। तो वो फाइलों के बैक साइड पे भी हम देखते हैं कि वो 20 वाक्य हमें लिखे हुए मिलते हैं। तो इस तरह का प्रावधान किया गया है ऐप में। पुरस्कार संबंधी कि कैसे हम जो है पुरस्कृत करें किन-किन कर्मचारियों को मंडल स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, बोर्ड स्तर पर, मिनिस्ट्री लेवल पे, तो इसका प्रावधान भी इसमें बताया गया है। इसमें थोड़े-थोड़े नमूना दिए दिए गए हैं, सैंपल टाइप के दिए गए हैं, जैसे कि ड्यूटी पर तैनाती को हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए गए हैं। छुट्टी की मंजूरी के लिए जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए गए हैं, जिससे कि उनको लिखने में असुविधा ना हो। अधिसूचना, आदेश, कार्यालय ज्ञापन, अर्थशास्त्री डीओ लेटर जो बोलते हैं, अर्थशास्त्री पत्र, प्रमोशन ऑर्डर आदि, इन चीज़ों की इसमें और वार्षिक कार्यक्रम कि हमारा जो अ, क्रियान्वयन को लेकर के जो वार्षिक कार्यक्रम है, वो किस तरह से है और उसको कैसे फॉलो करना है। किन-किन क्षेत्रों में कितने प्रतिशत किस तरह से जो कि है, जैसे कि उसमें मूल पत्राचार कितने होने चाहिए, टिप्पण प्रारूप वाला कितना होना चाहिए, टंकन करने वाले आशुलिपिक और प्रशिक्षण का जो प्रावधान है कि 100% जो है, अभी सर ने भी बताया कि 100% होना चाहिए। और कंप्यूटर जो है वो सारी चीज़ें जो है द्विभाषी में होनी चाहिए, वेबसाइट जो भी हो वो द्विभाषी में होनी चाहिए। और तो इस तरह से जो कि है वहाँ पर बताया गया मेरे द्वारा। और उन्होंने यह भी पूछा कि फिर बताइए कि ये जो केंद्रीय हिंदी समिति है या केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति है या हिंदी सलाहकार समिति है, नराकास जैसे कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति है, तो इसमें अलग-अलग जो है अलग-अलग इनको क्यों रखा गया है और इसके जो है नेचर ऑफ वर्क जो है किस तरह से एक दूसरे से अलग है। तो वही मेरे ज़हन में इतना ही था कि कोई छमाही है, कोई तिमाही वाला है, कोई साल में 1 बार है, तो जो अपर बॉडी है, तो वो साल में 1 बार उनकी बैठकें होती है। वो एक बार जो कि हम कंपाइल करके वो अधीनस्थ कार्यालयों से आने वाले सभी प्रकार के कमियों को और कैसे उसको सुधारा जा सके, कैसे और प्रचार-प्रसार किया जा सके, तो इस लेकर के वो एक बार बैठक करते हैं। बाकी तो विशेष कुछ अंतर है नहीं, सबका एक ही लक्ष्य है कि हम राजभाषा को कैसे और ज़्यादा प्रचार-प्रसार करें और कैसे फैलाएँ। तो अपने यहाँ क्या-क्या है रेलवे में, तो अपने यहाँ तो स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति है, कारखाना राजभाषा कार्यान्वयन समिति है और मंडल स्तर पर देखा जाए तो जैसे डिविजनल तो मंडल राजभाषा का कार्यान्वयन समिति है, क्षेत्रीय स्तर पर है और फिर रेलवे बोर्ड। तो इस तरह से मेरा जो है इंटरव्यू हुआ और इसमें 2-3 जगह पर जहाँ-जहाँ मैंने बताया आप लोगों को कि मेरे बोलने में, क्योंकि पीछे से अगर आप पूरी तरह से तैयार होते हैं, आपका चर्चा करने में अगर आप आगे रहते हैं, चर्चा के दौरान सर से वाद-संवाद करने में या किसी तरह का कठिनाई को पूछने में अगर आगे रहते हैं, तुरंत अपना हैंड रेज़ करते हैं कि नहीं मुझे बताना है। तो इससे थोड़ा-सा ये क्लैरिटी आ जाती है कि आपके अंदर जो एक हेजिटेशन है, उसको उस लेवल को आप पार कर चुके हैं। तो सभी अभ्यर्थियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी कहीं मौका मिले कि इसके बारे में बताइए, तो सबसे पहले आगे बढ़ कर के उसमें अपनी दिलचस्पी दिखाएँ। क्योंकि जो कमियाँ होंगी वो तो आगे सर हैं तो कहीं न कहीं वो चीज़ें तो हमारा सॉल्व हो ही जाएगा कि कहाँ पर हम अटक रहे हैं, क्या हो रहा है। तो शर्मिंदगी की वजह से या बोलने में हिचकिचा गए या छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना है। अगर आप लोग इतनी दूर आ चुके हैं, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि बहुत बहुत नज़दीक हैं आप लोग। तो अब मेरी ओर से जो कमियाँ मैंने बताई कि एक जैसे हॉबीज़ के संबंध में या
344, 45 और 50, ये वाले जो मैंने बताए, 347 वाला, जैसे कंफ्यूज हो गए हमारे साथ अभी ये सहयोगी जो थे, एक सहपाठी जो अपने साथ के, तो वहां पर थोड़ी थोड़ी इन चीजों को अगर हम अभी ही क्लियर कर लें, अब अभी जो हमारे पास समय है, अगर हम इसी दरमियान इसको देख लें, समझ लें कि नहीं ये हमारी कमी के रूप में आ रहा है, हमको इसको दूर करना है, तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों का चयन होने से मतलब दूर रहेंगे। एकदम 110% श्योर मान के चलिए कि यहाँ पर अगर आप फुल्ली परफॉर्म कर रहे हैं बिना हेजिटेशन के, बिना किसी डर के, तो फिर आप मान के चलिए कि आप बहुत दूर, बहुत अच्छी दूरी तय कर चुके हैं और बहुत नजदीक हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को, और ऑल द बेस्ट। बाकी सर से मैं अनुरोध करूंगा कि सर बताएं। देखिए, आप लोग मतलब सुनने में लगता है कि अरे इंटरव्यू तो, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, जी जी सर। सर। नहीं, सुनने में तो ऐसा लगता है ना कि अरे इंटरव्यू तो 15 मिनट चलेगा, 15 से 20 मिनट। और आप देखें कि लगभग लगभग कृष्णा जी ने जिन प्रश्नों की का उल्लेख किया, यदि मैं आपको बताऊं तो ये प्रश्न जो है लगभग 16-17 से ज्यादा ही प्रश्न, मैं एकदम एग्जैक्ट नंबरिंग नहीं लिख पाया हूं, पर बहुत ज्यादा प्रश्न जो है, लगभग आप देखें कि पूरी राजभाषा नीति और ये सारे प्रश्न जो है सारा ही समेट लिया गया है। और ये भी अच्छी बात है कि राजभाषा की तरफ इंटरव्यू इनका मुड़ा तो राजभाषा से हो गया। हो सकता है साहित्य की तरफ मुड़ गया रहता तो साहित्य से इतने सारे प्रश्न हो जाते। तो लगभग 18-20 प्रश्न जो है इनसे पूछे गए। प्रश्नों का स्तर आपने देख लिया। हम जो चीजें चर्चा करते हैं, हम कहते हैं तो आपको लगता है क्या सर बहुत ज्यादा ही बोलते हैं, इतनी कौन तैयारी करे, इतनी कौन पढ़ाई करे, लेकिन यही स्तर है भाई साहब। आप लोग इंटरव्यू के लिए, भाई साहब और बहन जी लोग भी, बहन जी लोग ऐसा ना बोलेंगे कि सर सिर्फ भाई साहब लोगों को बोल रहे हैं, हमारे लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे भाई बहन है, छोटे भाई बहन है, सभी लोगों के लिए कि ये जो है ये स्तर है। क्योंकि आप भले ही लेवल 6 के लिए जा रहे हो, लेकिन जा तो रहे हैं आप संघ लोक सेवा आयोग के सामने। तो संघ लोक सेवा आयोग आपके लेवल 6 के लिए अपना स्तर कम करने वाला नहीं है। वो पूछेगा, वो पूछेगा, वो भले ही घुमा करके, भले ही आपसे राजभाषा ना पूछ करके फ्रेजल वर्ब पूछ ले, लेकिन घुमा फिरा के वो लपेटे में लेने का प्रयास करेगा जरूर। मतलब वो एहसास जरूर दिलाएगा कि बाबू हम संघ लोक सेवा आयोग हैं, हमें ऐसे वैसे ना समझो। तो इसलिए हमें तैयार है, बस इतना ही कहना है मेरा, इससे अधिक विशेष कुछ है नहीं। अगर किसी का कोई प्रश्न हो, इसीलिए मैं कहता हूँ कि तैयारी में आप बिल्कुल कोताही ना बरते। चलिए 16 अक्टूबर तक ठीक है। 16 अक्टूबर के बाद हमारे पास समय रहेगा। हम पेपर 2 की तैयारी के साथ साथ में हम यूपीएससी की तैयारी भी उसी शिद्दत के साथ करेंगे। पेपर 2 की तैयारी के लिए भी हम लोगों ने अच्छी खासी, मतलब आप लोगों की तैयारी 16 के बाद शुरू होगी, हमारी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है कि पेपर 2 के लिए किस तरीके से हम लोग करें कि मतलब सही और सटीक आपका प्रिपरेशन चारों, हिंदी अनुवाद, इंग्लिश अनुवाद, हिंदी एसे और इंग्लिश एसे के ऊपर आपकी पकड़ पकड़ बने। क्योंकि समय है आपके पास, 16 अक्टूबर के बाद लगभग 2.5 महीने का समय आपके पास है। तो डिक्लेयर्ड टाइम हो चुका है, तो बहुत अच्छी बात है। तो लगभग लगभग 70-75 दिन का समय है आपके पास में, और उससे कम समय है आपके पास में इंटरव्यू के लिए। तो इन दोनों चीजों को हमें साथ में पैरेलली लेकर के चल रहा है। तो उसकी पूरी तैयारी हम लोग भी कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं। तो कोई और किसी का प्रश्न हो तो आप कृष्णा जी से पूछ सकते हैं, और नहीं हो तो फिर हम आज के सेशन को यहाँ पे विराम देंगे। सर थोड़ा सा जैसे अधिकतर जो इंटरव्यू का समय रहेगा वो दोपहर के समय ही रहेगा, तो अभिवादन क्या ज्यादा सुटेबल रहेगा, नमस्कार या नमस्कार फिर सर, बस जी नमस्कार सर। सर। कोई जी सुप्रभात, सर। शुभ संध्या, शुभ दोपहर, है ना, कुछ नहीं, नमस्कार सर कहिए। और बढ़िया, इतना अच्छा शब्द हमारे भाषा ने हमें दिया हुआ है, तो हमें उसका पूर्ण उपयोग और करना है। और अगर वहाँ पे मैं थोड़ा जोड़ना चाहूंगा सर कि अगर वहाँ पर मैम है और सर भी है, तो सबको जो है आंखों में आंखें डाल के जो है नमस्कार सर, नमस्ते मैम, फिर बोल करके आप अपना कदम आगे बढ़ाएं। और जब वो कहें या हल्का जो है आपको वहां पर अनुभव करना है कि अब मुझे बैठना है, तो फिर वो वहां पर ये चीज थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बारे में सर बताएं। नहीं, बिल्कुल, इसके बारे में तो पहले भी मैंने बताया हुआ है कई बार, और झाजी ने भी बहुत अच्छे तरीके से बताया, और मैं तो हमेशा ही कहता हूँ
कि जब भी आप बात करते हैं ना, तो सामने वाले की आंखों में देख के बात करना है। मैं कई बार देखा हूं कि लोग बात करेंगे सामने और देखेंगे सीलिंग में, जैसे ऐसे ऐसे सोचेंगे। क्वेश्चन पूछ दिया 1963, तो बोलेंगे सर अधिनियम 1963 को सामने बोलेगा कि सीलिंग में लिखा तो नहीं है। वो भी देखना शुरू करते कहाँ लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं करना है ना। नहीं तो कुछ लोग नीचे देख के सर अधिनियम 19, नहीं, आप सामने देखिए, उनकी आंखों में देख करके बात कीजिए। ये क्या है ना कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। कई बार हमें ऐसा लगता है ना कि हम सामने देखेंगे, आंखों में देख के बात करेंगे तो हम डर जाएंगे या हम हमारे लिए समस्या नहीं। ये आपके कॉन्फिडेंस के लेवल को रेज करता है। जब आप सामने आंख में देख के बात करेंगे ना, तो आप फील करेंगे कि हम उनके बराबर है ना। और जब किसी से बराबर फील करते हैं तो कैसे बात करते हैं, बिल्कुल एकदम फ्रैंक होकर बात करते हैं। तो ये है कि आंखों में आंखें डाल के बात आपको करनी है, बिल्कुल स्पष्ट और स्पष्ट बोलना है। आप क्या बोलना चाहते हैं, आप क्या पढ़ के आए, सामने वाले को थोड़े पता है। जो आया वो बोलिए, जितना आपके दिमाग में उतना स्पष्ट रूप से बोलना है। और एल एल शेप में बैठने की कोशिश अभी से करें, जाकि कुर्सी मिले तो वहां पर एल शेप में जो कि है पूरी तरह से कंफर्ट होकर के बैठे, कि दिखे कि नहीं अगला आया है तो ये पूरी तरह से कंफर्ट है, आश्वस्त है, कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। तो एल शेप में बैठने का अभ्यास करें थोड़ा थोड़ा, और देखें कि 15 मिनट 20 मिनट तक बैठ करके आप खुद भी अंदर से महसूस करेंगे कि एक अजब सा, मतलब बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आपको फील होगा जब आप नियम से बैठेंगे। और उसको मैं तो कहूंगा कि आईने के सामने भी, मैंने सर मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों को कि मैंने आईने के सामने भी ये थोड़ा थोड़ा ट्राई किया था कि मुझे बोलना है वहां पे, मुझे बैठना इस तरह से है। तो ये सारी चीजें जो कि है आपको हर कोई बताने वाला तो नहीं है, लेकिन खुद से जो है, जो भी यहाँ से आपको मिलता जा रहा है, आप उसको पेन पेपर लेके नोट करते चले जाएं और देखें कि कहाँ कहाँ पर मैं उसमें थोड़ा पीछे रह रहा हूँ, तो उन चीजों को आप पूरा कर लें। बस ये इतना काफी होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि बाकी चीजें तो चर्चा में आ ही रही है। ग्रुप के दौरान आप लोग इतने धैर्य से सब कुछ सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि सारी चीजें आपके पास, सारा कुछ आपके पास नोट हो रहा है। तो वहां पर बैठना जो है वो ढंग से बैठना है, देखना है तो ढंग से देखना है। अपने हाथ जो रखने हैं वो थोड़ा अपने पैरों के ऊपर, जो जैसे बैठने के दरमियान हम लोग रखते हैं, अपने दोनों हाथ को जो कि है वो एकदम ढंग से रखना है। तो आप देखेंगे कि इस शेप में आपका गर्दन एकदम स्ट्रेट रहेगा, हाथ सही रहेगा, नजर सही रहेगा, और रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट रहेगी। तो वहां पर जो है एक, वो आपसे फिर और ज्यादा बात कर, आपका इंटरव्यू कितनी देर चला ये बहुत बड़ा मायने रखता है बहुत। आप इस चीज को जब आप देंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो आपसे और ज्यादा क्वेश्चन राइज करेंगे वो, कि इसके बारे में बोलिए, उसके बारे में बोलिए। तो आप हो सकता है कि 15 मिनट की जगह 20 मिनट भी चला जाए, किसी किसी का तो 10 मिनट में ही खत्म हो जाता है। तो कितनी देर चला ये भी थोड़ा एक पॉजिटिव नोट देता है। तो आप लोग इन सारी चीजों को लेकर के चलें, और अभी तो पर्याप्त समय है आप लोगों के पास। और बस इसी के साथ सर जी मेरा एक क्वेश्चन है। जी 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 सर, इंटरव्यू जो बोर्ड होता है और हम लोग जो सीटिंग व्यवस्था हम लोग की होती है, उनके बीच में सर गैप कितना होता है, ताकि जैसे हम लोग बोलते समय अपने टोन को, वाणी को हम लोग मेंटेन कर सकें, ताकि हमारी बातें लगभग उनके पास। लगभग लगभग आप मान के चले 6 से 7 फीट का डिस्टेंस रहेगा। 2 4 6, हाँ, 6 से 7 फीट का डिफरेंस मान के चलेगा। 6 फीट एक एवरेज डिस्टेंस आपका, 5 से 6, 6 से 7 फीट रहेगा। जी सर। सर एक प्रश्न है मेरा। जी हेलो जी, सर, मैं तो आज पहली बार ही जुड़ा हूँ और मैं यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए। तो कैसा एक्चुअली रहा सर मेरा एक्सपीरियंस जो, आपका पहले दिन का? हाँ सर अच्छा रहा सर, और काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को भी मिली। हाँ अच्छा, तो सर, अभिवादन के संबंध में मेरा थोड़ा संशय ये था कि सर मैं अब तक 4 इंटरव्यू दे चुका हूँ। आईबीपीएस 2 बार दिया, एसओ आईबीपीएस हेडक्वार्टर का दिया था, एक आरबीआई का दिया था। तो अभिवादन के संबंध में प्रश्न उठ जाता है, कब उठ जाता है सर? मैंने पहली बार तो अभिवादन में सर और मैडम कहा, तो उन्होंने मुझसे सीधा पहला ही क्वेश्चन किया कि मतलब मुझे आपसे ये अपेक्षा नहीं थी, आप एक राजभाषा अधिकारी के पद के लिए आए हैं, तो मैं अपेक्षा कर रहा था आप महोदया महोदया महोदय या महोदया का प्रयोग करेंगे। और आरबीआई में जब मैंने दिया था तो सर और मैडम बोला, तो कोई क्वेश्चन वहाँ से उठकर नहीं आया, मतलब आसानी से। हालांकि मैंने ये देखा कि अगर आप अनुवादक या राजभाषा अधिकारी पद के लिए जा रहे हैं, महोदय या महोदया का प्रयोग करते हैं तो वो ज़्यादा उचित है। मैंने देखा कि उससे फेस एक्सप्रेशन भी जो है वो बदल जाता है मतलब इंटरव्यूअर्स का। तो सर मुझे लगता है कि महोदय महोदया का प्रयोग करना ही उचित रहेगा, या फिर मतलब नमस्कार महोदय महोदया बोलें, या मतलब सर या मैडम ही बोलें, क्योंकि अभी भी मैं इसको लेकर के थोड़ा सा संशय में हूँ।
रोहित जी, इस विषय पर पहले के हमारे जो सेशन है उसमें बहुत विस्तृत चर्चा हम लोगों ने करी है। वो सेशन के रिकॉर्डेड वीडियोस मैंने आपको शेयर किए हैं, आप जरूर सुनिएगा। मैं दोबारा इसके ऊपर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा कि सबसे पहली बात तो यह है कि आप सर कहें कि मैडम कहें, महोदय कहें, महोदया कहें, आपकी जो इच्छा है कहें, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, इससे कोई आपके मार्क्स नहीं कटने वाले हैं। शर्त सिर्फ एक ही है कि आप जो भी कहें वह आपका नैसर्गिक लगना चाहिए, प्राकृतिक लगना चाहिए, नेचुरल लगना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप एक ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो आप सामान्य तौर पे नहीं करते हैं। जैसे आप सामान्य तौर पे यदि सर और मैडम शब्द का ही प्रयोग करते हैं हिंदी बोलते वक्त भी, जैसे नॉर्मली हम लोग हिंदी बोलते वक्त भी आजकल सर और मैडम का ही प्रयोग करते हैं, महोदय और महोदया शब्द हम लोग प्रायः प्रयोग में नहीं लेकर के आते हैं। तो इसको जब हम लोग एक बार केवल इंटरव्यू के लिए प्रयोग में लेकर के आएंगे ना, तो यह हमें खुद ही अपनी भाषा बनावटी भाषा की तरह लगेगी, कृत्रिमता हमें अपनी भाषा में हमारी झलकेगी, और यह कहीं ना कहीं सामने वाला इंटरव्यू बॉडी से भाप जाएगा कि आप कृत्रिम कुछ बना करके बोलना चाह रहे हैं। इंटरव्यू के सामने आपको वही प्रस्तुत करना है जो आप हैं, वही भाषा बोलनी है जो आप प्रायः प्रयोग में लेकर के आते हैं, ठीक है। वही शब्द इस्तेमाल करने हैं, जो कि ऐसा नहीं कि उसको बोलने में ही आपकी सारी ऊर्जा या ध्यान रखने में ही सारी ऊर्जा खर्च हो जाए कि मुझे इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना है। नहीं, वो कृत्रिमता, वो बनावटी पर नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि आप एक अनुवाद अधिकारी का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, जिससे जितने हिंदी की अपेक्षा की जाती है उतने ही अंग्रेजी ज्ञान की भी अपेक्षा की जाती है। हालांकि यह सच है कि आपका जो मुख्य कार्य है, आपके जो कर्तव्य है, उन कर्तव्यों में से मुख्य कर्तव्य राजभाषा हिंदी का कार्यान्वयन है, ना कि अंग्रेजी का, परंतु अनुवाद भी आपका एक प्रमुख कार्य है। तो यदि आप अपने इंटरव्यू के दौरान 2-4 अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कर देते हैं बोलते हुए, तो इसमें कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। या उन अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कर देते हैं जिन अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में मानक रूप में अपना लिया गया, जैसे आपने ट्रेन बोल दिया, उसकी जगह लौहपथ गामिनी बोले, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। आपने यदि क्रिकेट बोल दिया, उसकी जगह पे क्या धर पकड़ प्रतियोगिता क्या बोलते हैं वो बोलना कोई आवश्यक नहीं है। आपने है ना, आपने बाइसिकल बोलना है तो द्विचक्र वाहिनी बोलना कोई आवश्यक नहीं है। आप बाइसिकल बोलेंगे, साइकिल बोलेंगे तो चलेगा। तो इस तरह से जो शब्द हमने अपना लिए हैं, मानक शब्द हैं, उन मानक शब्दों का प्रयोग यदि वे अंग्रेजी के शब्द हैं चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बोल सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं। खासकर तकनीकी शब्द जैसे आते हैं, है ना, जैसे अभी कृष्णा जी रेलवेज में है, तो रेलवेज में बहुत सारे तकनीक शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है ना। तो सारे तकनीक शब्दों को यदि आप हिंदी में अनुवाद करके और उसका हिंदी लिख के और कोई भी दस्तावेज निकालेंगे, किसी को समझ में नहीं आएगा, साइड में रख दिया जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि हिंदी को हम पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। यथासंभव जहां तक आवश्यक हो, हमें सुग्राह्य और सहज सरल भाषा में अनुवाद को सुनिश्चित करना है, वैसी भाषा जो प्रत्येक व्यक्ति को समझ में आ सके। ये और वही भाषा हमें इंटरव्यू बोर्ड के सामने भी प्रयोग में लेकर के आना है, यह बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसीलिए मेरे अनुसार मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप महोदय और महोदया कहना आपके लिए नैसर्गिक है, आप बराबर प्रयोग में लेकर के आते हैं, आप करें। फिर भी आपकी गट फीलिंग ऐसी बोलती है कि नहीं नहीं मुझे महोदय ही बोलना है, तो अभी से आपके पास 2 महीने का समय है। आप रोज सुबह उठ करके अपने घर में, अपने स्कूल में, अपने ऑफिस में यही शब्द का प्रयोग करें, महोदय मैं ये करना चाहता हूँ। आप प्रयोग करें, और यदि आपको लगे कि धीरे धीरे आप इसको प्रयोग करने में सहज हो गए हैं, आपको लगने लगा है कि आप प्राकृतिक हैं, और अब जब आप प्रयोग कर रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं कोई नई चीज कर रहा हूं, आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने जरूर कहें। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो आप सर मैडम कहें, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली। ठीक है, धन्यवाद सर, धन्यवाद जी। चलिए, सो और कोई प्रश्न नहीं लग रहा है मुझे। मैंने सभी को अनम्यूट भी मतलब अनम्यूट कर दिया है, तो आप में से कोई प्रश्न यदि पूछना चाहते तो अभी तक प्रश्न आ जाता। सो आज के सेशन को हम यहाँ पे कॉल ऑफ करेंगे, और फिर हम लोग कल सुबह मिलेंगे। कल सुबह के सेशन में जैसा मैंने आप लोगों को बताया है